हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। यह है हाउ टू एनालाइज डिविजनल चार्ट। एस्ट्रोलॉजी का सबसे डार्क एरिया है। ज्यादातर लोग भटक रहे होते हैं कि डिविजनल चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाए। अधिकतर इंस्टीट्यूट में ये केवल डिविजनल चार्ट बनाना बता दिया जाता है और उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए सिखाया नहीं जाता। ना ही कोई बहुत बेहतरीन बुक्स अवेलेबल है इसकी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये इनिशिएटिव लेता हूं और अब डिविजनल चार्ट कैसे देखते हैं इस पर मेरी एक पूरी सीरीज आएगी। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं उन्हें आप देखें और अपने कमेंट जरूर उस पर करते रहें, जिससे मुझे मालूम चले कि मेरी जो मेहनत है उसको कोई ना कोई उससे फायदा उठा रहा है। एक दूसरा मेरा हाउ टू एनालाइज कुंडली का एक कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 क्लासेस का छोटा सा कोर्स है जिसके अंदर मैं कुंडली को किस तरीके से देखना चाहिए ये सिखाऊंगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए हुए नंबर पर। अब मैं शुरू करता हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से डिविजनल चार्ट को देखना यहाँ पर सिखाऊंगा। इसकी 15 से 20 वीडियोस हो सकता है कि अपलोड हो और उससे अधिक भी हो सकती है। तो आप सभी लोग सारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास। जनरल रूल्स टू एनालाइज ए डिविजनल चार्ट। हम किसी भी डिविजनल चार्ट को एनालाइज करते टाइम कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये सारे जो भी सूत्र हैं ये मेरी स्टडी और अध्ययन का नतीजा है। उसके बेस पर मैं आपके सामने यहाँ पर इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। जितनी भी बुक्स हैं, कोई बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैंने किसी बुक से लिए होंगे, मेरे बनाए हुए कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, मगर ये जो भी है ये मेरी पूरी रिसर्च है और इससे सटीक आपको प्रेडिक्शन देने में मदद मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है, प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेनेट इन डिविजनल चार्ट। आपको सबसे पहले हमें देखना होता है कि डिविजनल चार्ट में कोई भी प्लेनेट कहां पर प्लेस्ड है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेनेट इज ए की फैक्टर इन गिविंग गुड रिजल्ट ऑफ एनी चार्ट। किसी भी चार्ट में कोई भी प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा ये उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। यदि बेटर प्लेसमेंट है तो अच्छे रिजल्ट देगा और नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लग्न लॉर्ड ऑफ बर्थ चार्ट को हम देखेंगे, लग्न लॉर्ड ऑफ डिविजनल चार्ट को देखेंगे एंड कारका फॉर डिविजनल चार्ट शुड बी वेल प्लेस्ड। तीन चीजों को देखना है आपको डिविजनल चार्ट में। कोई सा भी डिविजनल चार्ट देख रहे हो आप, चाहे D9 देख रहे हो या आप D7 देख रहे हो या D10 देख रहे हो या D12 देख रहे हो, जो भी डिविजनल चार्ट आप देख रहे हो उसके अंदर किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। पहला होगा आपका जो लग्न कुंडली है, बर्थ चार्ट है, उसका लग्न लॉर्ड जिसे हम लग्नेश बोलते हैं। फिर जिस भी डिविजनल चार्ट को आप देख रहे हो, सपोज नवांश को देख रहे हो तो नवांश का लग्न लॉर्ड, सप्तांश को देख रहे हो तो सप्तांश का लग्न लॉर्ड, और दशमांश को देख रहे हो तो दशमांश का लग्न लॉर्ड, उसकी भी आपको प्लेसमेंट देखनी है। और एक कार का फोर डिविजनल चार्ट। कार का क्या होता है डिविजनल चार्ट का, हर एक डिवीजन का अपना एक कारक होता है। आपको मालूम है नवमांश मैरिज के लिए यूज करते हैं तो उसका कारक वो हो जाएगा जो मैरिज का कारक है शुक्र। दशमांश हम प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो प्रोफेशन के मल्टीपल कारक होते हैं, एक से ज्यादा कारक होते हैं। बुध भी होता है, शनि भी होता है, गुरु भी होता है, तो उनमें से हम किसी एक को कारक लेंगे। सप्तांश प्रोजनी या संतान के लिए यूज किया जाता है, उसका कारक जुपिटर है। तो हम जब सप्तांश देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे अब ध्यान से समझिए। हम बर्थ चार्ट के लग्न लॉर्ड को उस कुंडली के अंदर देखेंगे, उस खुद डिविजनल चार्ट के लग्न लॉर्ड को देखेंगे और उस डिविजनल चार्ट के कारक को, जैसे सप्तांश का कारक कौन है जुपिटर या गुरु, उसको हम उस कुंडली के अंदर देखेंगे। नवमांश के केस में क्या देखेंगे, हम लग्न लॉर्ड को देखेंगे, बर्थ चार्ट के को, नवमांश के लग्न लॉर्ड को देखेंगे और नवमांश मतलब मैरिज का कारक कौन है शुक्र को देखेंगे। इस तरीके के इनका प्लेसमेंट आपको सबसे पहले देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीन प्लेनेट का प्लेसमेंट होगा डिविजनल चार्ट में। प्लेसमेंट इन केंद्र एंड ट्राइन इज बेस्ट। यदि केंद्र या त्रिकोण में वो प्लेस्ड है तो वो सबसे बेहतरीन या बेस्ट माना जाएगा, जो कि हम बर्थ चार्ट में भी ऐसा ही मानकर चलते हैं। सेकंड एंड 11th हाउस में उसको गुड अच्छा मानकर चलेंगे। दूसरे और 11वें भाव के अंदर भी वो ठीक ठाक माना जाएगा। 3, 6, 8, 12 हाउसेस के अंदर आ गया। बाकी बचे 4 भाव, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां। छठा, 8वां, 12वें को हम द्विस्थान बोलते हैं
और थर्ड हाउस 8 में से 8वां हो जाता है। इट इज नॉट गुड इवन इफ दे आर प्लेस्ड इन एक्सोल्टेशन साइन। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट डिविजनल चार्ट के अंदर प्लेस्ड है तो वो अपने उच्च की राशि में बैठा है तभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको बर्थ चार्ट में भी हम ऐसा ही मानकर चलते हैं। तो प्लेसमेंट ऑफ कारक ऑफ डिविजनल चार्ट इन लग्न इज नॉट गुड। एक और चीज ध्यान रखनी है, यदि कारक है जो भी डिविजनल चार्ट का, कारक का मतलब क्या है, नवांश का कारक शुक्र हो गया, सप्तांश का कारक जुपिटर हो गया, इसी तरीके से आपके अलग अलग चीजों के कारक अलग अलग है। D24 का कारक बुध हो गया, वो शिक्षा के लिए हम देखते हैं। इसी तरीके से आपका यदि D16 का कारक आपको देखना है तो वो आपका मार्स हो गया। तो वो कारक यदि अपनी ही लग्न में जाकर बैठ गए, जैसे आपके नवांश की लग्न में आपका शुक्र जाकर बैठ जाए वीनस, D24 की लग्न के अंदर यदि बुध जाकर बैठ जाए तो उसको बेटर नहीं माना जाता। तो यहां पर मैंने कुछ एक एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि मार्स इन 6th हाउस इन एनी डिविजनल चार्ट, यदि मंगल छठे भाव में किसी भी डिविजनल चार्ट में चला जाता है तो उसको शत्रु हंता मानकर चलते हैं। उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड जो आपके शत्रु हैं उनका वो नाश करेगा, उसे बुरा नहीं मानते। मरकरी इन 8th हाउस इन एनी डिविजनल चार्ट, यदि बुध किसी भी डिविजनल चार्ट के 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो उसे भी खराब नहीं माना जाता। इसी तरीके से मरकरी क्योंकि एक शुभ ग्रह है, 8वें भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ तो वो खराब नहीं माना जाता। इसी तरीके से सैटर्न इन 8th हाउस इन D8 चार्ट को हम एक्चुअली एक्सीडेंट वगैरह के लिए देखते हैं। अरिष्ट, कोई भी आपकी अचानक एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना के लिए D8 चार्ट देखा जाता है। यदि उसके 8वें भाव के अंदर शनि हो, शनि एक्चुअली आयु कारक होता है, तो शनि किसी भी D8 चार्ट में यदि 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो उसको हम अशुभ नहीं मानेंगे, वो बेटर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। इसी तरीके से वीनस इन 12th हाउस इन D9 आर कंसिडर्ड गुड। यदि शुक्र D9 नवांश चार्ट के 12वें भाव के अंदर हो, शुक्र मैरिज का कारक है, 12वें भाव लग्जरी का कारक होता है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर लग्जरी प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो मैंने जनरल रूल बताए हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ब्रीफ में, कि आपको डिविजनल चार्ट के अंदर प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको किन किन प्लैनेट्स पर ध्यान देना है, जो आपके बर्थ चार्ट के लग्न लॉर्ड पर, डिविजनल चार्ट के लग्न लॉर्ड पर और उस कंसर्न डिविजनल चार्ट के कारक, इन 3 प्लैनेट के प्लेसमेंट पर ध्यान देना है। केंद्रीय त्रिकोण और दूसरे और 11वें भाव में सही माना जाएगा। 3, 6, 8, 12 में यदि इनमें से कोई भी रखा है तो वो बेटर नहीं माना जाएगा, खराब रिजल्ट देगा, खराब माना जाएगा। किसी भी डिविजनल चार्ट वर्ग चार्ट का कारक यदि उसी की लग्न में बैठा है तो वो बुरा माना जाता है, वो उस पर्टिकुलर भाव का या उस डिविजनल चार्ट का नुकसान करता है, हार्म करता है, उसको लॉस करता है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। फर्दर कुछ एक 6, 8, 12 में भी यदि प्लेनेट बैठे हो तो उनमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी डिविजनल चार्ट के छठे भाव में, किसी भी डिविजनल चार्ट के छठे भाव में मार्स अच्छा होता है, किसी भी डिविजनल चार्ट के 8वें भाव में बुध अच्छा होता है, और D8 के 8वें भाव के अंदर शनि अच्छा होता है, नवांश के 12वें भाव के अंदर शुक्र अच्छा होता है। अब कुछ और चीजों की हम बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिविजनल चार्ट जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है डिविजनल चार्ट को जब भी आप एनालाइज करें। व्हाट आर दीज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द डिविजनल चार्ट्स? नॉर्मल पाराशरी एस्पेक्ट आर कंसिडर्ड इन डिविजनल चार्ट। तो डिविजनल चार्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो जो हम बर्थ चार्ट के अंदर पाराशरी जो एस्पेक्ट या दृष्टि का यूज करते हैं, डिविजनल चार्ट में भी उसी दृष्टि का आपको यूज करना है। दृष्टि का मतलब हर एक प्लैनेट अपने से 7वें भाव को देखेगा, और शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखेगा, मंगल चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखेगा, और जुपिटर 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेगा। द योगा फॉर्म्ड इन डिविजनल चार्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा। द योगा फॉर्म्ड इन डिविजनल चार्ट, कोई योग यदि आपके डिविजनल चार्ट में बन रहा है, केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहा है, कोई गज केसरी योग बन रहा है, किसी भी तरीके का योग डिविजनल चार्ट में बन रहा है, तो वो उस डिवीजन के अंदर काम करेगा। बस डिवीजन के अंदर का मतलब यदि आपके नवांश के अंदर कोई भी योग बन रहे हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ में काम आएंगे।
सप्तांश में कोई भी राजयोग फॉर्म हो रहे हैं तो वो आपके संतान से रिलेटेड मैटर्स में वो राजयोग का काम करेंगे, ना कि आपकी बाकी एरियाज में काम नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी डिवीजन के अंदर, डिविजनल चार्ट के अंदर यदि दशमांश D10 के अंदर यदि कोई राजयोग फॉर्म हो रहे हैं, केंद्र त्रिकोण या किसी भी तरीके के, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो D10 तक सीमित होंगे। बाकी कुंडलियों पर ले जाकर उसे लगाने की जरूरत नहीं है कि आप एनालाइज कर रहे हो और आप कह रहे हो D10 में राजयोग बन रहे हैं, तो आप समझिए कि वो राजयोग आपके प्रोफेशन या आप क्या काम धाम करते हो उसके अंदर आपकी मदद करेंगे। दशा रिजल्ट्स आर गवर्न्ड बाई डिविजनल चार्ट फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट। आप सब लोग यूज करते हो। मैरिज के केस में हम देखते हैं कि सातवें भाव में जो प्लेनेट बैठा होता है नवांश में, उसकी दशा में भी हम मैरिज करा देते हैं, या उसका सेवेंथ लॉर्ड सप्तमेश होता है उसकी दशा में भी मैरिज करा देते हैं। इसका यही मतलब है कि जो डिविजनल चार्ट का में जो दशाएं होती हैं वो डिविजनल चार्ट में भी प्लेनेट्स की दशाओं में भी मैरिज हो जाती है। जैसे सप्तांश के केस में, सप्तांश संतान के लिए होता है, पांचवां भाव इंपॉर्टेंट होता है, तो D7 के पांचवें भाव की दशाओं में भी मैरिज हो सकती है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम दशाओं का यूज डिविजनल चार्ट में भी ले जाकर कर सकते हैं। बर्थ चार्ट केवल आपको इंडिकेशन देता है। बर्थ चार्ट केवल कभी भी ये नहीं बताएगा कि बर्थ चार्ट के अंदर कोई दशा आपको कोई इवेंट को होने को बता रही है कि ये इवेंट होगा, तो आप श्योर मत होइए जब तक कि वो डिविजनल चार्ट में जाकर कंफर्म नहीं होता। सप्तमेश की दशा चल रही है आपकी बर्थ चार्ट में, आप कहोगे मैरिज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी जब तक कि वो आपके नवांश चार्ट के अंदर भी वो चीज ऐसी की ऐसी नजर ना आ रही हो। सातवें भाव से लिंक्ड आपकी दशा जरूर होनी चाहिए, तभी मैरिज होगी, न टिपकी। आप इसको इस तरीके से रीड करेंगे। ट्रांजिट आर एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट, ये मैं रूल बता रहा हूं। आप मेरे इस सीरीज को पूरी को देखिएगा, मैं सब प्रैक्टिकली लगा के भी आपको कुंडलियों पर दिखाऊंगा। अभी मैं ये रूल्स केवल आपको समझा रहा हूं कौन कौन से रूल पर हम काम करेंगे। आप इन्हें नोट कर लें अच्छे से, जिससे अगली क्लास जब मैं बताऊंगा, आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन कौन सी चीजें कर रहा हूं। और इस पूरी सीरीज को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ट्रांजिट आर एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट, जैसे हम बर्थ चार्ट में ट्रांजिट या गोचर लगाते हैं, आपको वर्क कुंडली में भी गोचर लगाना है। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो भी प्लेनेट, जैसे शनि अभी 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो बर्थ कुंडली में तो 11 साइन में माना जाएगा, मगर नवांश कुंडली में उसका ट्रांजिट लगाना है, तो आपको देखना है वो किस नवांश के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। नवांश कुंडली के कौन से नवांश के अंदर ट्रांजिट करेगा, ये आपको मानकर चलना है। वो हम किस तरीके से देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि नवांश कुंडली के अंदर ट्रांजिट को किस तरीके से लगाना है। देखिए, मैं एक कुंडली यहां पर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, और उसमें मैं इसमें बताऊंगा कि नवांश कुंडली के अंदर शनि का ट्रांजिट कैसे लगाना है। इसको समझ लीजिए ध्यान से। शनि एट प्रेजेंट ट्रांजिट कर रहा, आज की डेट में अभी की कुंडली ली हुई है मैंने, 11 साइन में 22.28 के अंदर ये ट्रांजिट कर रहा है। तो नवांश कुंडली में यदि इसको लेके जाओगे तो 1 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो अब ध्यान रखना, नवांश कुंडली में शनि ट्रांजिट 1 साइन में कर रहा है। तो नवांश कुंडली के अंदर जब भी आप किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट लगाओगे, तो आप उसका उस टाइम का, उस समय का नवांश चार्ट के अंदर, उस समय के नवांश चार्ट के अंदर वो प्लेनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है नवांश कुंडली में, उसी राशि में उसका ट्रांजिट माना जाएगा। जैसे मैंने ये अभी की कुंडली बनाई है, अब ये अभी की कुंडली है, तो मुझे पता है कि बर्थ चार्ट में यदि मुझे शनि का ट्रांजिट लगाना है, तो मैं इसका बर्थ चार्ट में जो ट्रांजिट लगाऊंगा वो मान के चलूंगा कि 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। मगर जब मैं इसकी नवांश कुंडली में ट्रांजिट लगाऊंगा, तब मैं इसको मानकर चलूंगा कि ये 1 साइन के अंदर नवांश कुंडली में ट्रांजिट कर रहा है। अब मैं देखूंगा कि किस किस भाव को ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। लगी 90 भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, और चौथे भाव को देख रहा है। इस तरीके से ट्रांजिट लगाना है। तो ट्रांजिट को हम डिविजनल चार्ट में भी लगा सकते हैं, मगर इस चीज का ध्यान रखना है कि बर्थ चार्ट में वो जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उस राशि में नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि कंसर्न डिविजनल चार्ट के अंदर वो प्लेनेट किन किन राशियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, उसके बेस पर आपको ट्रांजिट लगाना है। होपफुली आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यदि D7 में देखना है तो आपको उस वक्त का D7 चार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए, नवांश में यदि D10 में देखना है कि शनि कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, तो अभी वो 5 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है शनि।
अब देखेंगे यहां से कौन कौन से भाव को वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना कि वो बर्थ चार्ट में जिस राशि के अंदर, या सब जानते हैं कि शनि इस टाइम आपका कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो बर्थ चार्ट के लिए तो कुंभ राशि है, मगर नवांश में जब आपको देखना है तो हमें देखना पड़ेगा इस समय पर उसका नवांश क्या है, और दशमांश में जब वो ट्रांजिट कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा इस समय वो किस राशि के अंदर दशमांश के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। उस तरीके से हम उसका ट्रांजिट देखेंगे हमेशा। तो ट्रांजिट आप डिविजनल चार्ट में लगा सकते हो, मगर डिविजनल चार्ट में लगाते टाइम आपको वही बात ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट कंसेप्ट, वाइल एनालाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है। हम क्या करते हैं, बर्थ चार्ट के अंदर एक प्लेनेट को देखते हैं, फिर इसके बाद उसकी दशाओं के कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कैसी अंतरदशाएं जाएंगी, किस तरीके की स्ट्रेंथ है, तो हम क्या करते हैं उसको नवांश कुंडली में ले जाकर भी देखेंगे। कोई भी योग बन रहे हैं आपके बर्थ चार्ट या डी1 चार्ट के अंदर, उन योग के कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो आप केवल डी1 चार्ट के बेस पर बता रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको उन सभी चीजों को नवांश में ले जाकर कंफर्म करना पड़ेगा। जब भी बर्थ चार्ट को एनालाइज करें तो आपको नवांश कुंडली के अंदर जरूर देखना है। केवल बर्थ चार्ट के बेस पर जो लोग प्रेडिक्शन देते हैं वो समझ लीजिए वो आपका वक्त खराब कर रहे हैं। बर्थ चार्ट से कोई भी प्रेडिक्शन होना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे तक जितने लोग पैदा होते हैं सबका बर्थ चार्ट सेम होता है, तो सबका फ्यूचर एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी प्रेडिक्शन सेम नहीं हो सकती। तो नवांश कुंडली को हर हाल में आपको देखना है। अब देखना क्या है नवांश कुंडली में कि डी1 चार्ट के अंदर कोई भी प्लेनेट की जो भी स्थिति है, आप देखिए कि नवांश के अंदर उसकी स्थिति अपने से बेहतर हुई या खराब हुई। अब बेहतर और खराब देखने का तरीका क्या होता है, आप डी1 बर्थ चार्ट के अंदर उस प्लेनेट की राशि देखेंगे, उसका भाव देखेंगे, और इसके बाद हम डिविजनल चार्ट मतलब डी9 नवांश चार्ट के अंदर भी उसकी राशि और भाव देखेंगे। यदि उसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाती है, जैसे डी1 चार्ट में वो फ्रेंड साइन में है और डी9 चार्ट में वो आपका उच्च की राशि में चला गया, तो पोजीशन इंप्रूव हो गई, इसका मतलब उसके रिजल्ट आप जैसी उम्मीद कर रहे हो उससे बेटर आने वाले हैं। मगर पोजीशन खराब हो जाती है उसकी कि डी1 चार्ट में वो अच्छी पोजीशन में, नवांश में वो नीच का हो गया या किसी शत्रु राशि में चला गया, तो उसके रिजल्ट आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो मैंने 5th पॉइंट यहां पे लिखा है, वाइल एनालाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट टू फाइंड रिजल्ट रिलेटेड टू योगा फॉर्म्ड बाई इट, और दशा रिजल्ट, योग कौन से बना रहा है उसके रिजल्ट या दशा रिजल्ट देखना है। वी मस्ट चेक इट्स पोजीशन इन डी9 चार्ट, हमें उसकी पोजीशन हमेशा नवांश में देखनी है। इफ इट्स पोजीशन इज इंप्रूव्ड इन डी9, यदि डी9 में उसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाती है, इंप्रूव कैसे होती है कि वो बेटर साइन में चला जाएगा, बेटर भाव में चला जाएगा, तो पोजीशन इंप्रूव मानी जाएगी। देन रिजल्ट विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेहतर आएंगे। टू डिसाइड अबाउट इंप्रूवमेंट फोकस मेनली अपॉन साइन इन विच प्लेनेट इज प्लेस्ड। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको भाव के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप केवल राशि देख लीजिएगा कि डी1 में तो किस राशि में, और डी9 में यदि वो अपने से बेटर राशि के अंदर चला गया। हालांकि डिटेल में हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर ये मोटी मोटी बातों को आप दिमाग के अंदर याद रखोगे, बड़ी बड़ी बातों को जिसके बेस पर आपको एनालाइज करना है। कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कितना इंप्रूवमेंट होगा, उस पर मैं एक एक डिविजनल चार्ट पर, ये लंबी सीरीज आने वाली है, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इस एग्जाम्पल को भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि हम किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कुंडली ये मैंने ली हुई है आपके सामने, इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर प्लेनेट को देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर मार्स को देखना चाहता हूं, तो मार्स आपको दिख रहा है यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है 7वें भाव में, और 3 साइन मरकरी की राशि में बैठा हुआ है। मरकरी बुध मार्स का शत्रु होता है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि मार्स डी1 चार्ट में शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है। तो हम जो इसके रिजल्ट है, अभी मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। रिजल्ट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, मगर मैं केवल मार्स एज ए प्लेनेट की स्थिति देखना चाहता हूं कि नवांश में इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, तो हम किस तरीके से देखते हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। कि आपने देखा कि ये मार्स यहाँ पर शत्रु राशि में है, अब मैं नवांश में चला जाता हूं डी9 में और मार्स को ढूंढता हूं, तो ये देखिए मार्स अपने फ्रेंड के साइन के अंदर आ गया, और इसको यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट भी कर रहा है, अपनी ही राशि में उसे एस्पेक्ट भी कर रहा है। हालांकि इसका भाव 6 है, अभी आप भाव को छोड़ दीजिए, केवल मैं राशि देख रहा हूं, तो शत्रु राशि से मित्र राशि में चला गया, तो एज ए राशि इसका प्लेसमेंट इंप्रूव हो गया है।
मित्र के साथ ही ये कंजक्टेड है, मित्र ही इसे एस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि जुपिटर इसका फ्रेंड होता है और यहाँ पर सन भी इसका फ्रेंड है, तो ओनली राशि के बेस पर इसका प्लेसमेंट इंप्रूव हो गया। अब मैं जुपिटर को देखना चाहूंगा, ये जुपिटर रहा और जुपिटर 2 साइन के अंदर है, वो शुक्र की राशि में है। जुपिटर शुक्र को अपना शत्रु मानता है, तो ये शत्रु राशि के अंदर जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है। इसके अंदर जाऊंगा तो वो 6 साइन में मरकरी के राशि के अंदर है, तो जुपिटर मरकरी को भी शत्रु मानता है, तो यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे रिजल्ट आप D1 से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही D9 में आएंगे। अब मैं देखता हूं यहाँ पर शुक्र को, तो देखिए शुक्र यहाँ पर ओन साइन अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है 7 साइन में। नवांश में जाते हैं तो वो 9 साइन में जाकर बैठ गया और 9 साइन जुपिटर का है, तो शुक्र जुपिटर को अपना न्यूट्रल मानता है, तो सम मानता है। तो देखिए यहां पर इसकी पोजीशन में गिरावट आई है अपने साइन से, ओन साइन से, और मूल त्रिकोण क्षेत्र में बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि से जाकर वो किस में जाकर बैठ गया, आपका न्यूट्रल साइन में जाकर बैठ गया है, तो उसकी स्थिति में एक तरीके से गिरावट आई है। अब मैं देख लेता हूं यहां पे सूर्य को, सन, तो सन मरकरी की राशि में बैठा हुआ है, मरकरी इसके लिए न्यूट्रल होता है और इसके अंदर जाकर वो फ्रेंड साइन में जाकर बैठ गया है। गुरु सन का फ्रेंड है, तो रिलेटिवली इसकी पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ साइन ये इंप्रूव हो गई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि D1 से D9 में जाने पर उसकी पोजीशन इंप्रूव हुई है, तो जैसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आप बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। भाव पर आपको तभी फोकस करना है, मैंने यहाँ पे भाव लिया ही नहीं है। भाव पर तभी फोकस करना है जब आपको टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म हो, 5-10 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो, तब हम भाव भी देखेंगे। मगर हम नवांश कैसे देखेंगे वहां पर मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। मैंने केवल यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने का एक तरीका बताया है कि नवांश में हम किस तरीके से किसी भी प्लेनेट की पोजीशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं, पॉइंट नंबर 6, टू चेक प्रोमिस ऑफ एनी इवेंट। अब इसको ध्यान से समझ लेना, जो लोग D1 पर बेस्ड होते हैं उनका सारा आइडिया यहां से बदल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हम बर्थ चार्ट देखकर जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो हम अपना और सामने वाले का वक्त खराब कर रहे हैं। टू चेक प्रोमिस ऑफ एनी इवेंट, टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू D1 चार्ट। D1 चार्ट को सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है, मगर ये टॉप प्रायोरिटी ही देनी है, ध्यान रखना है। से 50% प्रोमिस आपको D1 से पता चलेगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी टू द नवांश चार्ट, दूसरे नंबर पर नवांश चार्ट आएगा, उसमें 40% प्रायोरिटी देनी है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, 50% प्रायोरिटी आप D1 को दे रहे हो, नवांश को 40% दे रहे हो, तो नवांश चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया। 100 में से 50 नंबर ही केवल आपको देगा D1 चार्ट, 40 नंबर आपको नवांश दे रहा है 100 में से, और रिमेनिंग 10 मार्क्स जो 10% है वो उसका कोई दूसरा डिविजनल चार्ट है उससे मिलेंगे। आप ऐसा समझे हमें मैरिज देखनी है, तो मैरिज में आप ये मान के चलिए कि 50% आपका बर्थ चार्ट का रोल है। मैरिज के केस में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 4-5%, 55%, और 45% नवांश चार्ट का रोल है। यदि आपका D1 चार्ट से मैरिज प्रॉमिस हो रही है तभी भी आधी ही पॉसिबिलिटी है, नवांश चार्ट उसको कंफर्म करता है तो वो 100% पॉसिबिलिटी हो गई। अब D1 प्रॉमिस दे रहा है मगर नवांश कंफर्म नहीं कर रहा, तो 50% पॉसिबिलिटी है। D1 प्रॉमिस नहीं दे रहा मगर नवांश प्रॉमिस दे रहा है, तो अभी भी 50% के आसपास 45% पॉसिबिलिटी है। तो केवल नवांश के बेस पर भी इवेंट हो जाएगा। एक नियम और याद रख लेना, नवांश यदि किसी इवेंट को डिनाई करता है तो आगे के डिविजनल चार्ट में यदि वो इवेंट होता हुआ नजर भी आ रहा है तो उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। आपका सारा का सारा डिसीजन इवेंट के प्रॉमिस में बेस्ड है ऑन D1 एंड D9 चार्ट। इन दोनों चार्ट से हम देखेंगे कि पर्सन की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। पहले D1 में देखिए, फिर D9 में कंफर्म करिए। संतान होगी या नहीं होगी, D1 में देखिए, फिर D9 में कंफर्म करिए। अब आप कहोगे संतान के केस में तो D7 चार्ट भी देखना होता है, तो वो जो तीसरा चार्ट है उसका केवल 10% रोल है। यदि D1 और D9 किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं तो वो जो तीसरा चार्ट है वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकता। 10% रोल है, मतलब रिमोट एक पॉसिबिलिटी होगी मगर बहुत बहुत ज्यादा कम होगी। केवल D7 में प्रॉमिस नजर आ रहा है तो आप जल्दी से मानकर नहीं चलेंगे कि उसको संतान होगी, संतान सुख मिलेगा। ऐसे ही प्रोफेशन के केस में जो सारा का सारा दारोमदार है वो D1 और D9 पर बेस्ड है 90%। इन दोनों में जो प्रॉमिस नजर आ रहा है वो ठीक है, और मगर आपको D10 चार्ट में जो प्रॉमिस है तो वो केवल 10% रोल प्ले करेगा। एक तरीके से वो 100 में से 10 मार्क्स आपको दे रहा है, तो 100 में से 10 मार्क्स मिलने से आपके काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। अब आप क्वेश्चन अराइज करोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आप कहोगे कि ये जो आपका D10 का फिर क्या रोल है। आपने 90% तो यहीं पे बता दिया कि आपका प्रॉमिस D1 और D9 से ही पता चल रहा है 90% हर केस में। तो D10 हम क्यों देखें। संतान के बारे में आपका 50 एंड 40 90% तो पता चल रहा है D1 और D9 से, तो हम संतान क्यों देखें। तो आप इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे मैंने लास्ट पॉइंट में यहां पे लिखा है, इवेंट कंफर्म्ड बाई नवांस विल सर्टेनली हैपन, कंसर्न डिविजनल चार्ट कैन नॉट ओवर रूल प्रॉमिस शोन बाई नवांस, इट कैन ओनली मॉडिफाई द एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिस। अब ध्यान रखिएगा, नवांस ने प्रॉमिस दे दिया तो वो काम होगा ही होगा। कोई सही काम हो, मैरिज नहीं, चाहे आपकी नौकरी लगने का काम है, संतान होने का काम है, नवांस तक प्रॉमिस आपको मिल रहा है तो वो काम रोक नहीं सकते, उस पर्सन की लाइफ में होगा। फिर आप कहोगे कि दूसरे डिविजनल चार्ट का क्या रोल है, वो उसकी एक्सटेंट को मॉडिफाई करेगा बस। आपकी नौकरी लगेगी ही, मगर उस नौकरी की आपको डिटेल देखनी है तो आपको D10 में जाना पड़ेगा। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये आपको देखनी है तो वो D1 और D9 के अंदर आपने प्रॉमिस देख लेना है, दशाएं देख लेनी है। तो D10 का क्या रोल है, अब नौकरी की निटी ग्रिटीज आपको देखनी है, किस तरीके की नौकरी लगेगी, कैसी रहेगी, आपका वहां पे मन लगेगा या नहीं लगेगा, आपको कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, ये आप D10 से देखेंगे। मगर प्रॉमिस आपका खत्म D9 पर जाकर हो जाता है। उसकी जो कि फाइन डिटेल्स आपको देखनी है, माइन्यूट डिटेल्स देखनी है, तो उस करस्पॉन्डिंग डिविजनल चार्ट में जाएंगे। आपके संतान होगी या नहीं होगी ये आपको D9 तक डिसाइड हो जाएगा। अब वो संतान आपको कितना कष्ट देगी, क्या आप उसके संतान से आपके कैसे रिश्ते रहेंगे, आपका संतान की क्या प्रोग्रेस होगी, उसकी खुद की लाइफ कैसी होगी, आप दोनों के रिश्ते कैसे होंगे, वो जब आपको डिटेल जाकर देखनी है तो आप D10 चार्ट के अंदर, वो सॉरी D7 चार्ट के अंदर जाकर देखेंगे। मतलब कंसर्न डिविजनल चार्ट ये बताएगा कि आपका और आपके उस पर्टिकुलर काम का कैसा रिश्ता रहेगा आपस में। उसकी जो फाइन डिटेलिंग आपको पता चलेगी, जिसको हम माइक्रो लेवल बोलते हैं, वो आपको पता चलेगी कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, किस दशा में लगेगी, वो आपको D1 और D9 से पता चल जाएगा। मगर उस नौकरी के अंदर आपको क्या परेशानियां होंगी, आपके कितने ट्रांसफर होंगे, आप उस नौकरी को एंजॉय करोगे नहीं करोगे, उसमें आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा उस नौकरी के अंदर, कितनी समस्याएं आएंगी, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी, कितने जॉब बदलने पड़ेंगे, वो डिटेलिंग आपको देखनी है तो D10 चार्ट से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।